Good evening, everyone. अस्सलाम वालेकुम. I'm sure कि आपको आवाज नहीं आ रही है एंड द स्क्रीन इज there. आज हमने जो है डिस्कशन में जो चीजें कंक्लूड करनी है, खत्म करनी है, वो हमारे पास हमेशा के लिए पंचुएशन यानी कॉमा का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा. कॉमा का इस्तेमाल जैसे ही खत्म होगा तो कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्सरसाइज में सेंटेंसेस हैं जिनको आपको करना होगा. अभी के अभी इंतहाई ध्यानदारी से उन सेंटेंसेस को देखेंगे, उनको करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम जो है वो आगे चलेंगे और फिर ऑब्वियसली जो हमारे नेक्स्ट वर्ड्स हैं, सॉरी इडियम्स हैं, हम उनको देखेंगे. तो जी पंचुएशन को हम कर रहे हैं. पंचुएशन में कॉमा के हम जो है वो कुछ रूल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा जी, एक रूल जो है वो आज की डिस्कशन का हमारा रूल नंबर 1 जो है वो बड़ा यूनिक है, बड़ी मुनफरिद बातें करता है. रूल नंबर 1 याद है कि हम जो है वो बात कर रहे हैं कॉमा. ठीक है. अच्छा जी, कॉमा के बारे में रूल नंबर 1 जो आज के डिस्कशन का है वो ये कहता है कि देखें, जब आपको किसी वर्ड में या आपको किसी फ्रेज के अंदर जो है वो वर्ड या फ्रेज में आपको एम्फेटिकली उसको रिपीट करना पड़ता. ठीक है. हम एम्फेटिकली कहते हैं जिसमें हमें जो है वो जोर देना होता है. ठीक है. रिपीट किया जाता है. तो उसको क्या करते हैं, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है. सेपरेट कर लेते हैं. और किससे सेपरेट कर लेते हैं? कॉमा के साथ उसको सेपरेट कर लेते हैं. अच्छा जी, अगर ये रूल आपको समझ आ गया है, बड़ा आसान सा रूल है कि वर्ड या फ्रेज जो कि emphatically रिपीटेड है तो उसे कॉमा से रिप्लेस करना है, ये रूल है. आई एम श्योर कि ये आपको याद आ गया, याद हो गया. अब देखें, इसमें मैं लिखता हूँ वेयरली. यकीनन यकीनन होता है इसका वेयरली. वेयरली यू आर ऑनेस्ट. जी, यहाँ पे कोई बता सकता है कि कहाँ कहाँ पे कॉमा आएगा? देखिए, चेक करते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये रूल समझ में आ चुका है. really you are honest. कितने लोग हैं जी? यहाँ पे दो लोगों ने बताया, तीन लोगों ने बताया. एक्सीलेंट जी. आई एम हैप्पी कि आप लोग जो हैं वो जीनियस पीपल आर देयर. यस, आपके पास जो है वो वेरली ये एम्फेटिकली रिपीट किए जा रहे हैं, ये वर्ड जो है ना. तो जब आपने एम्फेटिकली एम्फसाइज करने से है एम्फेटिकली जो है वो, ठीक है, तो वहां पे आप जो है वो कॉमा यूज करते हो. ठीक है. कॉमा यूज करते हो. इसके साथ साथ रूल 2 जो है वो, अच्छा, एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने सुनी होगी. एक्सप्लेनेशन जो होती है हमारे पास, जहाँ पे भी एक्सप्लेनेटरी क्लॉजेज आ जाती हैं, ऐसी क्लॉजेज जहाँ पे हमें जो है वो जो एक्सप्लेनेटरी होती हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रही होती हैं. ठीक है. एक्सप्लेनेटरी क्लॉजेज को हम क्या करते हैं, इनको भी हम सेपरेट करते हैं कॉमा से. ठीक है. कॉमा से. अगर ये रूल समझ में आ गया तो जरा इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करें. ये है जी हमारे पास, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, देखिएगा. द vessel was oblong 3 feet in length, 2 feet in breadth, and 8 inches in depth. लेट्स सी कितने जीनियस लोग ऐसे हैं जो कि इसमें कॉमा का सही जो है वो इस्तेमाल कर पाते हैं, और देखते हैं कि कौन कौन करते थे. एक ही मैसेज में पुट कीजिएगा ताकि मुझे देखने में आसानी हो जाए. द वेसल वॉज oblong 3 feet in length, 2 feet in breadth, and 3 inches in depth. Let's see how many genius are there जो इसको जो है वो ठीक करते हैं. अब रूल सामने लिखा हुआ है, और अगर जो है वो रूल को भी देखने के बाद जो है वो नहीं पता चलता, तो अब लॉन्ग का मतलब होता है जो रिक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है, फ्लैट ऑब्जेक्ट होता है, अनइक्वल होता है. ठीक है. तो जी समरा गैलानी साहब का हमें जो है वो रिस्पॉन्स नजर आया है एक ही मैसेज में. इन्होंने लेंथ और ब्रेथ के बाद जो है वो बताया. ठीक है. ठीक है, पार्शली ट्रू है, एक जगह और आना है. बाकी जो 16 लोग हैं, एक सिंपल सा रूल है
जो एक्सप्लेनेटरी क्लॉजेज हैं, जो आपको लगता है एक्सप्लेन कर रही हैं, उसके बाद जो है वो आपने कॉमा पुट करना है। तो व्हाट इज दैट? अच्छा जी, अबलॉन्ग के बाद कॉमा आएगा, ठीक है। 3 फीट इन लेंथ के बाद जो है वो कॉमा आएगा यहाँ पे, जो एक्सप्लेनेशन था। 3 फीट इन ब्रेथ के बाद जो है वो कॉमा आएगा या नहीं आएगा? जो एंड के साथ एसोसिएट है वहां पे हम कॉमा पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग के बाद हमारे पास आएगा और लेंथ के बाद आएगा। तो ये हमारे पास दो रूल को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें तो आपके पेपर में ना सिर्फ 5 नंबर सिक्योर हो जाएं, बल्कि आप हमेशा के लिए गलत इंग्लिश भी लिखना छोड़ देंगे। अच्छा जी, अच्छा पार्टिसिपेंट याद रखिएगा, आगे चलते हैं। जब आप डेट लिखते हो, इंट्रोडक्टरी वर्ड जो है वो, जब आपने इंट्रोडक्टरी वर्ड लिखते हो, इंट्रोडक्टरी वर्ड जो है वो आप लिखते हो, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के फौरन बाद कॉमा पुट करना होता है। जैसा से अगर मैं ये लिखूं, श्योरली ही विल विन, अब मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ पे कॉमा आएगा? श्योरली ही विल विन, कहाँ पे कॉमा आएगा जी? वेरी गुड उन तमाम लोगों को जिन्होंने बताया। जैनब जो है वो सर फहरिस्त हैं। जैनब एक्सीलेंट, यू आर डूइंग ग्रेट। जैनब ने सबसे पहले बताया जो लोग सोए हुए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं सोए हुए लोगों को जगाने के लिए। अच्छा, एक कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोगों को फील हो रहा है कि ये रूल्स मुझे समझने की जरूरत नहीं है, कुछ को लगता है कि बड़े आसान है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो आते हैं। मुख्तलिफ चीजें हैं। अपने नॉलेज पे हम सबको फख्र होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस धोखे में हैं कि हम रिस्पॉन्ड ना करके जो है वो भी हमें अच्छे से याद रहेंगी चीजें, तो शायद कुछ हमें रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। तो खालिद वॉज नॉट सिंसियर टू अस, अभी वो लोग जो साइलेंट हैं काइंडली इसको वो भी देखिएगा। देयर फोर ही डिड नॉट हेल्प अस। जी पार्टिसिपेंट, और यकीन करें आपके लिखने का सिर्फ आपको ही फायदा होगा, ठीक है। जो लिखेंगे उससे ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई फायदा होने जा रहा है, आपके लिखने से। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी जो है वो नुकसान आपका ही है। एक्सीलेंट जी, अली ने सबसे पहले जो है वो लिखा, अली ग्रेट, देयरफॉर के बाद मुझे अली का रिस्पॉन्स मिल सका, अली इज गोइंग टू बी द मैन ऑफ दिस सेंटेंस। अच्छा जी, रूल नंबर 4 याद रखिएगा। ये बहुत से लोग जो है वो बचपन से एप्लीकेशन लिखने शुरू करते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता डेट एंड ईयर को हमें सेपरेट कैसे करना है। आज के दिन जो है वो देख लो। अच्छा देखो, जब आपको डेट लिखनी है तो डेट हमेशा ऐसे लिखोगे, जैसे अभी अप्रैल है और आपने इस डेट को लिखना है, आज की डेट है तो इसको लिख सकते हो अप्रैल है 27 कॉमा और उसके बाद 2023, ठीक है। एक तरीके का तो ये है, इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर जो है वो इस तरह से है कि आपके पास जो है ऑलरेडी जो है वो मंथ मेंशन है और ईयर नहीं है, तो फिर इसको लिखा जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं अप्रैल 27, फिर ये भी जो है वो ठीक है, ठीक है। हमारे पास जो है हम इसको इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर जो है अप्रैल 27 के बाद कॉमा पुट नहीं करते हो आप, तो इट मीन कि वो जो है वो गलत है। साल को जब भी तारीख से अलग करना है तो डेट पुट करनी पड़ेगी। एक जो है वो अब एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर जाहिद वॉज बोर्न ऑन जनवरी, जी, जनवरी 13 2010, कहाँ पे आएगा जी? आसान सा एक जो है वो 13 के बाद से वो आएगा, ठीक है। आखिरी रूल और उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। जितने रूल्स मैंने पढ़ाए हैं वो सारे के सारे मैं देखने की कोशिश करूंगा कि आए कितने हैं, याद कितने हुए हैं, और जो रूल्स वो समझ लेगा इट मीन कि उसको कॉमा की वो कभी गलती नहीं करेगा। जब एप्लीकेशन लिखते हो, जब लेटर्स लिखते हो, तो वहां पे भी कॉमा इस्तेमाल करना होता है। अच्छा ये मुझे बताओ कि जब मैंने जो है वो माय डियर सर लिखा, तो इसमें कहाँ पे कॉमा आएगा? यहाँ पे कहाँ पे कॉमा आएगा? सर के बाद कॉमा आएगा। याद रखो, अगर आपने माय डियर लिखा है तो डियर का डी जो है वो आपके पास क्या आएगा? वो आपके पास छोटा आएगा, ठीक है। माय का जो डियर है वो आपके पास डी जो है वो छोटा आएगा, ठीक है। आप जो है वो उसके बाद सर को जो है वो कैपिटल कर सकते हो। अगर आप सिर्फ डियर सर लिखना है तो फिर डियर और सर दोनों का जो है वो पहला पहला वर्ड कैपिटल आएगा।
इसी तरह से माय डियर ब्रदर है, माय लिख दिया है तो फिर क्या होगा, डियर का डी छोटा होगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। आखिरी रूल टैग क्वेश्चन के बारे में, कॉमा का आखिरी रूल, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं फिर। आखिरी रूल कॉमा का ये है कि टैग क्वेश्चन जो है, और ये क्वेश्चन बहुत दफा आए हैं, कि जो लोग वन पेपर में, सिंगल पेपर में अपीयर होते हैं, आई एम श्योर कि इंग्लिश में वो लोग फिर बाद में फील करते हैं कि पता नहीं क्यों हम जो है वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग जो है प्रोसीड फर्दर क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेरी ना आज एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कि वो हमारे किसी बैच में ना आज कल परसों में ना वो मौजूद होंगे। उनसे ना उन्होंने अपने पीएमएस का रिटर्न क्वालिफाई किया था। लकीली वो हमारे स्टूडेंट नहीं थे, ठीक है। इंटरव्यू में उनके नंबर थे 78 पीएमएस। जो पीएमएस में जस्ट इमेजिन के जो है वो उन्होंने पास किया है रिटर्न को, और इंटरव्यू में जो है उनके नंबर है 78। और जो है, जी जी नहीं साहब, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अच्छा, उनसे जब मैं बात कर रहा था ना, तो ऑब्वियसली हम चूंकि उनका नाम नहीं ले रहे, तो वो कोई भी हो सकते हैं, तो लाजमी नहीं है कि वो पीएम से एक नहीं किया, कई ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने किया होता है, हमारी मुख्तलिफ क्लासेस में होता है। तो मुझे ना अंदाजा हो रहा था कि ये इंटरव्यू में ना 70 से प्लस कभी भी नहीं जा सकते, तो फिर मैंने जब उनसे स्कोर पूछा तो उन्होंने बताया कि सर इट वाज 78। और बड़ी रीजन ये थी कि उनसे ना कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉमा के यूजेस के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि डेट जो है वो लिखी, उन्होंने जब डेट लिखी तो इस फॉर्मेट के मुताबिक, उन्होंने जब डियर सर लिखा तो यहाँ पे भी कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह ये थी कि जब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, उसने जो है वो पैनल को इस शक में डाला कि इनकी इंग्लिश काफी वीक है, तो चले हम बेसिक्स पे जाते हैं। तो हमें ना बाजू औकात लग रहा होता है कि हम ना ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, तो शायद इनकी जरूरत नहीं है हमें समझने की ना। हम सभी लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अफलातून समझना शुरू कर देते हैं, अरिस्टोटल समझना शुरू कर देते हैं कि ये रूल्स तो देखो अभी भी मुझे याद हो गया। तो काइंडली इन पे फोकस किया करें। उनकी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि शायद अगर उन्होंने मेहनत कर ली होती, जो रिटर्न में जो है वो उनके पास हो गए। और वो कह रहे थे कि सर मुझसे बहुत गलती होगी, कि गलती ये होगी कि मुझे जो है वो अपने जब बेसिक्स पे काम करने का टाइम था, तो मैंने फील किया कि चले इसकी मुझे कौन सा कभी जरूरत पड़नी है, और जरूरत फिर इस तरह से पड़ी कि वो उसको दोबारा ठीक नहीं कर सका। तो प्लीज इसको देखा करें, ये नईम साहब ने भी बताया, बहुत से वन पेपर को क्वालिफाई किया हुआ है नईम साहब ने, बहुत से इंटरव्यूज में अपियर हुए हैं, कि ये टैग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, वो सेंटेंस दे के पूछता है, वो कहते हैं इसमें से बताएं टैग क्वेश्चन वाला हिस्सा कौन सा, ठीक है। इसी तरह से वो आपको डेट पूछेगा, बताएं इसको ठीक करें, वो आपसे पूछेगा इंट्रोडक्टरी वर्ड्स को अलग करें, बताएं कौन सा वाला है, ठीक है। तो वहां पे फिर परेशान होने से बेहतर है कि कुछ क्लासेस को ध्यान से ले लिया जाए। ओके जी। शी इज इंटेलिजेंट। अब मुझे ये बताएं कि टैग क्वेश्चन को अलहदा करने के लिए इसमें होगा, इस्तेमाल होगा, यहाँ पे बताएं कॉमा कहाँ पे आएगा। टैग क्वेश्चन जो है वो कौन सा वाला, जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कौन सा वाला टैग क्वेश्चन है, पहले तो ये देखें। शी इज इंटेलिजेंट, इजंट शी। हाँ जी, यहाँ पे इंटेलिजेंट के बाद कॉमा आएगा, एक्सलेंट। इजंट ही जो है वो टैग क्वेश्चन है, ठीक है। अब जी ये चीजें जो है वो हो गई कि आपको आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब जरा ऑनेस्टली ना टाइम है अपने आप को चेक करने का, जरा देखने का कि हजूर आप लोग जो हैं वो कितने पानी में हैं, कितनी प्रैक्टिस है। एक सेंटेंस मैं लिखूंगा आपके सामने, और आप क्या करेंगे कि आप जो है वो वहां पे कॉमा पुट करेंगे। सारे के सारे सेंटेंस जो है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही बताएंगे कि इसके एंड पे जो है वो कॉमा आएगा। खालिद इज आ, जब मैं सेंटेंस मुकम्मल कर लूंगा तभी आप लिखिएगा, ठीक है। खालिद इज अ रेगुलर, क्योंकि एक ही मैसेज में लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। पंक्चुअल एंड फुल स्टूडेंट। जी, ये लास्ट टैग क्वेश्चन जो होते हैं ना, जहां पे हमारे पास आते हैं उनके, हम जो है वो टैग क्वेश्चन से पहले कॉमा पुट करते हैं। मैडम हादिया साहबा ने क्वेश्चन जो है वो किया कि ये होता है जिस तरह से। अब टैग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आते ही एंड पे हैं, ठीक है। जिस तरह से शी इज अ डॉक्टर, इजंट शी, आई एम अ पुलिसमैन, एम आई, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये एंड पे आते हैं हमारे पास। लेट्स सी जी, किसने इसको
वन कोट बिल्कुल ठीक किया है। पहले एग्जाम्पल हमारे पास कौन से हैं जी जिन्होंने बिल्कुल सही लिखा है जी? हफ्सा रजा साहिबा जो है, वो हफ्सा रजा ने जो है वो पुट किया है। तो लेकिन हफ्सा साहिबा ने एक छोटी सी गलती कर दी है, वो मेरा ख्याल है कि वो देख लें तो वो ठीक हो जाएगा इनका। ओके, इंशा ने भी गलती कर दी है। तो इसका मतलब है कि ऊपर चले जाएं हम जो हैं। तो यस, ये जैनब साहिबा ने रेगुलर और हार्ड वर्किंग के बाद पुट किया हुआ है। अच्छा, पार्टिसिपेंट जो जो एंड से ज्वाइन होते हैं ना, उससे पहले आप कॉमा पुट नहीं करते हो, ठीक है? ये मैंने आपको रूल जो है वो बड़ी दफा बताया था, एंड से। तो यहाँ पे रेगुलर के बाद आना था आपके पास जो है वो ये वाला कॉमा आना था, और हार्ड separate the introductory words to separate the introductory words। जैनब कह रही है सर कोई आवाज नहीं आ रही। ओके, जी पार्टिसिपेंट्स, ग्रेट। ओके, अब जरा इसमें देखने की कोशिश कीजिए जरा, कहाँ कहाँ पे लगेगा। जो लोग बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं, जरा वो भी गौर करें इसमें कि इसमें कौन सा वाला जो है वो रूल आपके अप्लाई होगा, क्यों अप्लाई होगा। थोड़ा गौर करने की कोशिश करें, गलत करने की कोशिश करें। गलत करना जो है वो बेहतर है ना करने से, ठीक है? तो इसको जो है वो जरा देखें। अच्छा जी, ग्रेट जी, जिन लोगों ने इस पे लिखा, एक्सीलेंट। हमारे पास सबसे पहला जो है वो आंसर आया समरा गिलानी साहिबा का। इन्होंने लिखा, ग्रेट जी, समरा जो है उन्होंने सबसे पहले लिखा। आगे देखिएगा जी, एज जमाल is a good student, all like him। जी पार्टिसिपेंट, as जमाल is a good student, all like him। अब जरा बताइएगा, as जमाल is a good student, all like him। जी पार्टिसिपेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी। हमारे पास सबसे पहले जो है वो आंसर दिया है इसका, वो है जी यहाँ पे जैनब रजा साहिबा ने। जमाल इज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम जो है वो कॉमा पुट करेंगे, ठीक है? जिन्होंने रूल्स समझे हैं उनके लिए तो आसान है। जो रूल्स वाले दिनों में बस चाय पी रहे थे, तो उनका लिए फिर हम जो है वो दुआई कर सकते हैं। डियर जमाल, यू आर रियली अ गुड बॉय। जी, ये भी मैंने अभी बताया, डियर जमाल, यू आर रियली अ गुड बॉय। यहाँ पे हमारे पास जो है वो जमाल के बाद आएगा। अच्छा जी, पांचवें नंबर पे देखिएगा, यू आर बिजी आंट यू। जी, यू आर बिजी आंट यू, वेरी गुड जी। जैनब रजा साहिबा ने जो है वो इसको बताया सबसे पहले, एक्सीलेंट। अकमल, द ओनली फैट बॉय इन आर क्लास इज माय फ्रेंड। जी, अकमल, द ओनली फैट बॉय इन आर क्लास इज माय फ्रेंड। एक्सीलेंट जी। शानजा रहमान जो है वो इन्होंने सबसे पहले लिखा, एक्सीलेंट शानजा, कि इसमें हमारे पास अकमल के बाद जो है वो कॉमा आएगा, यस। और यू आर बिजी में हमारे पास बिजी के बाद आना था, डियर जमाल के बाद जो है वो आना था, ठीक है? तो ये जो है वो देख लें। दो तीन सेंटेंसेस और जी, उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, शी विल ईट पिज्जा, केक, बिस्किट एंड ब्रेड।
जी पार्टिसिपेंट जो है वो। अच्छा ये लोग जो सिर्फ सेट के बाद लगा के बैठ गए हैं ना, अक्सर उमूमन ऐसे ही होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी। आप लोग क्या करते हैं, आप पहले ही देखते हैं ठीक है, उसके बाद आप लगा देते हैं कि ये वाला ए वाला, और एंड पे डी पे उसने लिखा होता है कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाता है। तो जिन्होंने सिर्फ सेट लिखा वो तो गलत है। अब्बास ने लिखा थी सेट पिज्जा और केक जो है वो, यस अब्बास बिल्कुल ठीक लिखा आपने। ग्रेट जी। सेकंड लास्ट एग्जांपल है हमारे पास जो है वो, जमाल and Nasir was born on January 25, 1998। 25, 24 जो भी डेट है उसके बाद, तो ये हमारे पास लिखा था सबसे पहले शानजा ने। ग्रेट जी शानजा, एक्सेलेंट। सेकंड लास्ट सेंटेंस देखिएगा, लास्ट सेंटेंस बोल के देखिएगा, entering the classroom he headed towards an empty chair। जी, entering the classroom he headed towards the empty chair। वेरी गुड जी, जिन्होंने क्लासरूम के बाद ये पुट किया, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, ग्रेट हो गया। ये था जी हमारे पास कॉमा की कहानी। कॉमा के रूल्स अगर नहीं समझ में आए तो अब जरा सेमीकोलन के रूल्स को ध्यान से समझ लेना। अब पंचुएशन में दूसरे नंबर वाली जो कहानी है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेमी कॉलन। अच्छा अगर इसके नाम के ऊपर अब गौर करो ना, ये सेमी कॉलन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, सेमी कॉलन। अब जो है कॉलन उसका हाफ। अच्छा ये सेमी कॉलन का मतलब क्या, मतलब ये है कि एक ऐसी चीज जो कि कॉलन के और जो कि कॉमा के दरमियान में कहीं पे वाक़या है। एक सिरे पे आपके पास है जी कॉलन, दूसरे सिरे पे है कॉमा, तो ये देखें दरमियान में आपके पास सेमी कॉलन आ जाता है। सेमी कॉलन इस्तेमाल होता है जब आपको किसी भी सेंटेंस में ग्रेटर ब्रेक इंट्रोड्यूस करना होता है। वाई यूज क्यों करते हो भाई इसका, जब आपको ग्रेटर जो है वो ब्रेक इंट्रोड्यूस करवानी होती है, ग्रेटर ब्रेक देनी होती है। ठीक है, तो जब आपको अपनी थॉट के अंदर जो है वो ग्रेटर ब्रेक देनी होती है, तो जो कॉमा आपको दे सकता है उससे जो ज्यादा ब्रेक है वो आप देने के लिए इसको इस्तेमाल करते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन का काम। अच्छा जी अगर ये चीजें पता है तो अब इसके कुछ रूल्स पल्ले बांध लीजिएगा। रूल बताने जा रहा हूँ। पहला रूल आसान है, लेकिन अगर याद रखेंगे तो ही जाएगा। अच्छा जी, जब आपको टू सेपरेट द लॉन्गर सेंटेंसेस, अब ये देखें ना, जब आपके पास जो है वो बड़े बड़े लॉन्गर क्लॉजेज आ जाते हैं, ठीक है, क्लॉज किसको कहते हैं, किसी सेंटेंस का वो वाला पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो सेपरेट द लॉन्गर क्लॉजेज फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और क्यों, क्योंकि वहां पे हमें ग्रेटर पास चाहिए होता है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखने की कोशिश करें, इस रूल को समझ लीजिएगा। ही वॉज आ brave, large hearted man, and we all honored him। दो चीजें अब इसमें लगानी है जी, गौर से देखिएगा। एक जगह पे कॉमा आएगा, फिर जो है वो सेमी कॉलन आएगा। पहले तो कॉमा लगाएं जरा, कहाँ पे लगेगा इसमें, कॉमा ढूंढिए, कॉमा कहाँ पे लगेगा, पंचुएट करना ना। ही वॉज ए ब्रीव लॉर्ड हर्टेड मैन एंड वी ऑल लव्ड हिम, पहले कॉमा देखें जी। वेरी गुड शानजा, शानजा फील करें कि हमने आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग की है। एक्सीलेंट, शानजा ने बिल्कुल ठीक पहचाना कि हमें ब्रेव के बाद कॉमा लगाना है। अच्छा जी, कॉमा लग गया ब्रेव के बाद यहाँ पे। अब हमें लॉन्गर क्लॉज को दूसरी क्लॉज से अलहदा करना है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी लॉन्गर क्लॉज है, ठीक है, अब उससे जो है वो आपको इसको अलहदा करना है। ठीक है, he was a brave large-hearted man and we all honored him। तो जो क्लॉज है उससे पहले जो है वो आपने लगाना है जी सेमी कॉलन जो है वो, उससे पहले जो है वो सेमी कॉलन लगाएंगे। अच्छा ये जो क्लॉज होती है ना, क्लॉज जो है वो
एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर मैंने बताया सब्जेक्ट होता है, तो और उसके साथ क्या होता है, फिनिट वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब होता है उसके अंदर जो, जैसा कि मैं कहूँ आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, तो इसके अंदर ये क्या है कि इसके अंदर जो है वो वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। एक्सीलेंट जी, सबसे पहले हमारे पास ये आंसर जो है ये बताया है जनाब अ, अब्बास ने बताया है कि मैन के बाद हमें जो है वो पुट करना है, तो यस मैन के बाद हम जो है वो सेमीकोलन पुट करेंगे ये वाला। ठीक है, तो अब पता चला, एक तो आपको ये पता चल गया रूल वन। अब गोल्डन रूल नंबर जो है, ये रूल जो है वो सारी लाइफ में आपकी हेल्प करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा जो है वो, जब आपको जो है वो लूजली रिलेटेड जो है वो क्लॉजेस को अलग करना होता है। ठीक है, तो सेपरेट लूजली रिलेटेड क्लॉजेस जो है, अब ये रूल जो है वो सामने रखिएगा। अब देखिए जरा, सेंटेंस में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, गॉड गेव हर पीस, हर लैंड रिपोज। ठीक है जी, ये हमारे पास सेंटेंस है। अब ये पहले तो मुझे बताइए कि यहाँ पे कहीं पे कॉमा इस्तेमाल होगा, यस नो, जरा गौर से देखिए। गॉड गेव हर पीस, हर लैंड रिपोज, क्या यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल होगा, यस नो? अब्बास ने कहा जी यस। अच्छा जी, पीस के बाद कहना जो होगा, ठीक है जी, पीस के बाद आप कॉमा इस्तेमाल कर लें। तो फिर ये बताएं सेमी कॉलन कहाँ पे यूज होगा जी? मान लिया कि जी पीस के बाद होता, तो फिर सेमी कॉलन कहाँ पे होगा? नहीं, देखें, टू सेपरेट सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉज में, ठीक है, गॉड गिव हर पीस, हर लैंड रिपोज, यहाँ पे हमारे पास आएगा जी सेमी कॉलन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन आएगा। सो जी, ये हमारे पास है जी सेमी कॉलन के कुछ इस्तेमाल। अब सेमी कॉलन का आखिरी रूल जो है वो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, लंबा है, लेकिन समझना है, और ये आखिरी इसका रूल है, इसके रूल थोड़े ही हैं। तो जी ये है हमारे पास जी रूल नंबर 3, और इसको समझ लीजिएगा। अच्छा जी, जब एक सेंटेंस है, मैं बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन सेंटेंस, एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर पता क्या है, इट कंटेन्स एन इन्यूमरेशन, इसको किसी चीज को इन्यूमरेट करना है, किसी चीज को गिनना है, इस सेंटेंस को जो है वो, ठीक है, किसी चीज को गिनना है, इन्यूमरेट करना है। अच्छा, इन्यूमरेशन से क्या मुराद होती है, ये बताएं जरा, इन्यूमरेशन से क्या मुराद होती है? इन्यूमरेशन से क्या मुराद होती है? किसी चीज को काउंट करना। एक्सलेंट। जब आपने किसी सेंटेंस के अंदर इन्यूमरेट करना आता है, क्या इन्यूमरेट करना होता है? सेवरल पर्टिकुलर्स को, सेवरल पर्टिकुलर्स को, ठीक है। द क्लॉजेज जो हैं, जब हमें सेवरल पर्टिकुलर्स को इन्यूमरेट करना होता है, क्लॉजेज जो हैं वो इनको सेपरेट किया जाता है सेमी कॉलन से। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब जरा एक एग्जांपल देखने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब गौर से देखते चले जाएं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और कहाँ कहाँ पे सेमी कॉलन पुट करोगे, कहाँ कहाँ पे सेवरल पर्टिकुलर्स को हम काउंट करते हैं। philosophers assert that nature is unlimited in her operation, that he has inexhaustible treasures in reserve, that knowledge will always be progressive.
जी पार्टिसिपेंट आप बता सकते हैं ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा? एक सेंटेंस है, रूल देखिएगा, व्हेन द सेंटेंस कंटेन्स एंड इन्यूमरेशन ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स द क्लॉजेस आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। क्लॉजेस को आपने अलग करना है। क्लॉजेस देखिए, एक ही सेंटेंस में बताइए कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक सेंटेंस में लिखिएगा ताकि मुझे पता चला। पहले वाला सिर्फ बताएं कहाँ पे आएगा, ठीक है? पहले वाला आपको क्या लगता है कहाँ पे आएगा? एजर्ट के बाद नहीं आएगा जी, एजर्ट के बाद नहीं आएगा। पहला आएगा आपके पास जो है वो ऑपरेशन के बाद। वेरी गुड हफ्सा, ठीक है, वेरी गुड। पहला आएगा हमारे पास ऑपरेशन के बाद, इसके बाद जो है अगला कहाँ पे आएगा? अगला देखिएगा, यस, ग्रेट। इसके बाद हमारे पास आएगा अगले वाला रिजर्व के बाद जो है वो, ठीक है, रिजर्व के बाद जो है वो आएगा, रिजर्व के बाद, ठीक है। एंड नॉलेज विल ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव जो है वो यहाँ पे आएगा। हमने देखा कि क्लॉजेस, अच्छा मुझे लगता है कि क्लॉजेस का आपको नहीं पता, चलो मैं क्लॉजेस समझा देता हूँ क्लॉजेस होती है। अच्छा देखो, जब मैंने ये क्लॉज लिखा ना, क्लॉज का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस एक ऐसा पार्ट है दैट कंटेन बोथ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अभी भी नहीं पता चला कि क्या मतलब सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड द वर्ब है। चलो और आसान कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही रेन फास्ट। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं। ही रेन फास्ट जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं इसके अंदर। ही रेन फास्ट, यस मौजूद है हमारे पास, ही एंड फास्ट है। इसके अंदर जो है वो वन क्लॉज है हमारे पास, ये एक क्लॉज है। अच्छा ये मुझे बताओ जरा, इसके अंदर कितनी क्लॉजेस हैं? अगर मैंने ये लिखा, ही रेन फास्ट एंड आई रेन स्लो, इसमें कितनी क्लॉजेस हैं? कितनी क्लॉजेस हैं इसमें? हमारे पास टू क्लॉजेस हैं, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ जरा कितनी क्लॉजेस हैं? अगर मैंने ये लिखा, clouds prevailed, rain fell, and we got wet, इसमें कितनी क्लॉजेस हैं हमारे पास? थ्री क्लॉजेस हैं, ठीक है, थ्री क्लॉजेस हैं, ये हैं क्लॉजेस हैं। अच्छा अब आपके पास पेपर में अक्सर वो एक क्वेश्चन पूछता है प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। ये क्या होती है प्रिंसिपल क्लॉज, क्या होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है, ये इनका क्या ताल्लुक है, इनके क्या रोले हैं, इनके क्या चक्कर हैं? अब हमें क्लॉज का तो पता चल गया है कि क्लॉज क्या है, हमने देख लिया जिसमें जो है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वो हमारे पास जो है वो क्लॉज है। अब चलिए हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं जी प्रिंसिपल क्लॉज हमारे पास क्या होता है। जी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल, स्कूलों में कॉलेजेस में आपके पास प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या होते हैं? जो प्रिंसिपल है उसका क्या काम होता है? आप सब, प्रिंसिपल का क्या काम होता है यहाँ पे देखिए। अच्छा जी, प्रिंसिपल क्लॉज वो वाली क्लॉज होती है जिसका मतलब समझ में आता है अगर से वो अकेले ही हो। जैसे प्रिंसिपल साहब है ना, वो कहीं पे अकेले भी हैं तो इसका मतलब है कि मतलब समझ में आता है, कोई और आए ना आए, प्रिंसिपल आया हुआ है, इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट है। उसको किसी इदारे में किसी और से जो है वो एटलीस्ट इंस्ट्रक्शन इदारे में नहीं लेनी पड़ती, इदारे से बाहर उसका कोई बॉस हो तो वो अलग बात है। वो इंडिपेंडेंट होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं होती, जिसका मतलब तब भी समझ में आ सकता है जब उसके साथ कोई दूसरा नहीं खड़ा है, ठीक है। इसीलिए चूंकि इसका मतलब तब भी समझ में आ सकता है जब उसके साथ कोई दूसरा नहीं है, तो इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। देखो अगर मैंने ये लिखा, ही स्लीप्स एट नाइट, अब मुझे ये बताओ कि डिपेंडेंट क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपनी मीनिंग दे रही है या किसी दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट कर रही है?
इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ग्रेट हो गया। अच्छा ये मुझे बताओ, इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है? आई लाइक यू, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, नंबर टू वाला जो है। अच्छा नंबर थ्री वाला जो है वो बताएं। ठीक है, ग्रेट हो गया, ठीक है, एक्सलेंट है वो। अच्छा जी, दो क्लॉजेज जो हैं, ये जो दो क्लॉजेज आपने देखी थी, जब दो क्लॉजेज को मैं इकट्ठा करता हूँ, मैं जोड़ता हूँ, तो हम उन्हें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं। तो मुझे बताएगा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कल मैंने एक फार्मूला बताया था फैन बॉयज का। फैन बॉयज, ये कौन से वाले बॉयज होते हैं? ऐसे लड़के जो हाथ में पंखे लेके खड़े रहते हैं, बेचारे पुराने जमाने के हैं। ठीक है, पुराने जमाने के ये बच्चे हैं जो हाथ में पंखे लेके खड़े रहते हैं, ये फैन बॉय है। ये फैन बॉय फॉर्मूला बेसिकली एक्रोनिम है। एक्रोनिम कहते हैं एक ऐसा लफ्ज जिसका हर जो है वो वर्ड जो होता है हमारे पास, वो किसी ना किसी दूसरे वर्ड को जाहिर करता है, उसे हम एक्रोनिम कहते हैं। ठीक है, सो एक्रोनिम में ये फैन बॉय ये कहता है कि भाई सात जो होती हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये फैन का एफ जो है वो फॉर के लिए है, ए जो है वो यहाँ पे एंड के लिए है, एन जो है वो नॉट के लिए है, बी बट के लिए है, यहाँ पे ओ जो है वो और के लिए है, वाई जो है वो यहाँ पे यट के लिए है, और एस जो है वो सो के लिए। तो वो ये कहता है अब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में कि जब आपके पास जो है दो जो है वो क्लॉजेस को आप जोड़ते हो तो उन्हें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जोड़ते हो, या और उनके दरमियान जो है वो क्या पुट करते हो? आप वहां पे सेमी कॉलन पुट कर देते हो। एक एग्जांपल देखो, बताओ सेमी कॉलन कहाँ पे आएगा यहाँ पे? आ मैन चूजेस एज स्लेव ओबेज। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि कहाँ पे आएगा जी सेमी कॉलन? ये है जी, आपने मुझे अब बताना। ए मैन चूजेस एज स्लेव ओबेज, चूजेस के बाद आएगा। ठीक है, चूजेस के बाद हमारे पास जो है वो सेमी कॉलन आएगा। लेकिन इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे, हम जो है वो दोबारा ज्वाइन करते हैं मीटिंग, यहीं से आगे चलते हैं, इसकी एक और मिसाल लेते हैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहें, ये स्क्रीन नंबर 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं, और इसकी अब एक्सरसाइज भी हम करेंगे ताकि ये देखें कि सेमीकोलन की समझ आई है या नहीं आई। ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, और ये हमारे पास ये 5 है। चलिए जी, उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं और यहीं से आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं।